हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। भाई देखो, मैं बार बार यही बोलता हूँ, अब तो ये ना एक डायलॉग ही बन गया मेरा कि हरे कृष्णा बच्चों। ये तो खूब अच्छी बात है कि भगवान का नाम लेते हैं हम लोग, है ना। अब ये मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मेहनत करते रहें और जल्दी से जल्दी जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको मिल जाए। तो नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो नौकरी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है बच्चों, 20 तक के क्वेश्चन कर लोगे। अब आगे हम देखते हैं 21 से लेकर लगभग 40-45 क्वेश्चन है जो आज हम इस वीडियो में पूरे कवर कर जाएंगे। और यहाँ तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर और विद डेस्क्रिप्टिव पार्ट। तो मैंने डेस्क्रिप्टिव पार्ट भी पढ़ा दिया आप लोगों को और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दिया। कहीं से और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, इतना पढ़ा है। कम से कम आप इतना करके जाओ पेपर में, उसी में से क्वेश्चन मिल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातें तो होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन था, 20 तक हमने कर दिए थे। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग। अब बच्चों, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है ना, जो नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्रिप्टिव वाली पढ़ाऊंगा, 12वीं जो क्लास होगी हमारी, वो 12वीं क्लास यही है जिसमें मैं ताम्र पाषाण संस्कृति पढ़ाऊंगा। तो ताम्र पाषाण को यानी कि कॉपर, ये लिखा है चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज। तो ये ताम्र पाषाण संस्कृति थी जिसको हमने कॉपर एज भी कहा था। फिर इसके साथ ही ब्रॉन्ज एज कैसे आएगी, यानी कांस्य युगीन सभ्यता। तो ताम्र पाषाण संस्कृति और कांस्य युगीन संस्कृति दोनों में अंतर अब पता चलेगा आपको 12वें वीडियो के साथ में। फिलहाल क्वेश्चन पेपर में अगर आता है कि चाल्कोलिथिक एज या कैल्कोलिथिक, कहीं कहीं पे कैल्कोलिथिक भी आता है, तो चाल्कोलिथिक वर्ड और कैल्कोलिथिक वर्ड दोनों ही तांबे के लिए यूज किया जाता था। तो चाल्कोलिथिक युग किसे कहा गया? ताम्र पाषाण युग को। गलत नहीं करना बिल्कुल भी, पेपर में आएगा चाल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो सीधा बताएंगे ताम्र पाषाण युग को। और ये ताम्र पाषाण युग मैं अब आपको नव पाषाण के बाद पढ़ूंगा। ठीक है, तो आंसर के लिए फिलहाल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये डाल दिया था कि यहाँ से हमारा कवर हो गया क्वेश्चन। तो चाल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चे ध्यान देना, अब ये मैंने पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो इस पे डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन पे, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति यानी कि पत्थर की, पत्थर एज से लेकर जो प्रस्तर युग था वहां से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए? यानी एक ऐसा स्थल जहाँ पे पत्थर के युग के अवशेष भी मिले और हड़प्पा के युग के अवशेष भी मिले, उस स्थल का नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान आज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है ना। चलो जी, तो मेहरगढ़ से मिले हैं पाषाण युग से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सारे साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, तो ध्यान रखेंगे मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नब्दा टोली का उत्खनन। अच्छा बच्चों, ये वाला जो है नब्दा टोली, अब ये आएगा धीरे धीरे आगे, फिर मैंने इसे क्वेश्चन डाल दिया। तो नब्दा टोली के बारे में जो बताया था वो बताया था HD सांकलिया ने, याद रखेंगे। HD सांकलिया ने बताया था नब्दा टोली स्थान के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नब्दा टोली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है नब्दा टोली, ये भी याद रखेंगे। नब्दा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। थोड़ा सा पानी पिलाना, बोतल ना। बच्चे समझ में आया? तो जो व्रत पाषाण, सॉरी इससे पहले कौन सा था देखा था हमने, नवदा टोली। ये नवदा टोली ना अब आएगा, ताम्र पाषाण काल में पढ़ा होगा। कभी आप ये सोचो कि भैया नवदा टोली तो पढ़ाया नहीं है, और जब क्वेश्चन लिख रहे थे अरे आया तो मैंने कहा डिस्कस कर ही लेंगे। ताम्र पाषाण काल में मैं नवदा टोली के बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल याद रखना नवदा टोली कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में, ये नवदा टोली। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, व्रत पाषाण स्मारक की पहचान। व्रत पाषाण मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर, उसकी पहचान किसके रूप में की गई? तो आंसर है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। यानी कि दक्षिण भारत में ना बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे मृतकों को दफनाने में, तो उसको हम व्रत पाषाण भी बोल देते थे। और एक और नाम उसको बोलते थे मेगालिथ। क्या बोलते थे? मेगालिथ। कभी पेपर में मेगालिथ आए या व्रत पाषाण आए तो यहाँ मेगालिथ देखो लिखा हुआ, मेगालिथ है ना। तो मेगालिथ जो यूज हुआ है वो दक्षिण भारत में यूज हुआ था। बड़े बड़े पत्थरों में दफनाया जाता था लोगों को, मतलब जो डेथ हो जाती थी जिनकी, उन्हें दफना दिया जाता था। उस दफनाने वाले शब्द
का जो नाम रखा था वो रखा था व्रत पाषाण। ठीक है, तो व्रत पाषाण स्मारक की पहचान किसके रूप में की है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की है। गलत नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, राख का टीला, खूब अच्छे से क्लियर कर रखा था मैंने। राख का टीला संगनकल्लू कर्नाटक। तो राख का टीला किस नव पाषाण कालीन से संबंधित है? संगनकल्लू, यानी कि राख का टीला कहाँ पर मिला? संगनकल्लू में मिला है, कर्नाटक में, और ये नव पाषाण कालीन संगनकल्लू। बी, ऑप्शन बी। अच्छा, मैंने बीच बीच में ऑप्शन नहीं बोला कि ऑप्शन ए, जब मैं आंसर बता रहा हूँ तो इसमें तो यार अंडरस्टूड है कि जो ऑप्शन लगा रखा होगा वो टिक कर देंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है जो भीमबेटका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पढ़ा था मैंने भीमबेटका, है ना, ध्यान देना। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए, यानी कि गुफाओं के जो चित्र थे उसके लिए था। मध्य पाषाण काल में शैल चित्र दिखाए थे मैंने, और भीमबेटका का जिक्र वहीं किया था। तो भीमबेटका किसके लिए है? शैल चित्रों के लिए। गुफाओं के अंदर भी चित्र थे, गुफाओं के बाहर भी चित्र थे, इसके लिए क्या प्रसिद्ध है? भीमबेटका। ऑप्शन इज ए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला की? वही चित्रकला, यानी कि जो शैल चित्र थे उसी को बोला चित्रकला। तो फिर भीमबेटका, दोबारा आंसर इज भीमबेटका। पहला वाला क्वेश्चन भी भीमबेटका और ये भी भीमबेटका। यहाँ भी शैल चित्र है, चित्रकला है, भीमबेटका लेना यहाँ पे। सॉरी, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कई बार तो ये पूछता है भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कहा तो अब्दुल्लागंज के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में जगह पड़ती है अब्दुल्लागंज, वहां पड़ता है भीमबेटका। तो मैंने ये भी लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, इसलिए कराया आप लोगों को। कभी पूछे कि भीमबेटका कहाँ पड़ता है? अब्दुल्लागंज में। अब्दुल्लागंज कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले में, ठीक है। तो भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन, याद रखेंगे, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, भारत में किस शिलाश्रय, मतलब कि वही शैल चित्र में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, अभी बताया था, भीमबेटका सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं आप लोगों को भीमबेटका से। शैल चित्र याद है, बार बार जहां भी शैल चित्र आएगा तो आंसर इज भीमबेटका, बिल्कुल भी गलत नहीं कर देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी.एस. वाकणकर, अच्छे से लिखवा रखा था, विष्णुधर वाकणकर। तो भीमबेटका को खोजने का श्रेय 1957 से 1958 के बीच किसको जाता है? वी.एस. वाकणकर को जाता है। लिखवा भी रखा है, डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ा रखा है, वीडियो में समझा रखा है, और ऑप्शन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया। वाकणकर, वी.एस. वाकणकर, ऑप्शन इज सी। निम्नलिखित में से दोबारा बोल देता हूँ, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को खोजा था? तो वी.एस. वाकणकर ने खोजा था। सब प्रीवियस ईयर में भीमबेटका को किसने खोजा? फिर दोबारा आ गया, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। वी.एस. वाकणकर बोल दो या विष्णुधर वाकणकर बोल दो, उनका पूरा नाम है विष्णुधर वाकणकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलिक ब्रह्मांड, ओसीपी बोलता है शॉर्ट में, का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। इसको मैं आपको जब ताम्र पाषाण काल आगे और पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी फिलहाल में आंसर इसका हस्तिनापुर। जो गद्य भांडे उनका जो नामकरण हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था, इतना याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये छोड़ दे, अभी ये वाला पढ़ाया नहीं है मैंने, इसलिए छोड़ दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से, ये किस स्थान है, किस स्थान से, किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ? मतलब कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिल जाए, कुत्ते को है बच्चों, कुत्ते को, यानी कुत्ते के कंकाल को भी, मतलब ये क्वेश्चन ये है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, स्प्रिंट कर रखा है, कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाया गया। तो पेपर में ध्यान रखना, मानव कंकाल के साथ कुत्ते को जो दफनाने के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं बुर्ज होम से। बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने जम्मू कश्मीर की बात जब मैं कर रहा था आप लोगों से, बुर्ज होम। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का चित्र कहाँ मिला है? बुर्ज होम में मिला है, ऑप्शन इज बी, बुर्ज होम। 36 क्वेश्चन हो गए, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, पूरा हो जाए। निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले? फिर दोबारा वही क्वेश्चन दोबारा पूछा है, बुर्ज होम में, अभी बढ़ाया बुर्ज होम, ठीक है। याद रखेंगे कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य बुर्ज होम,
ठीक है, गलत मत कर देना। जम्मू कश्मीर में पड़ता है बुर्ज होम। 38 गर्त आवास, बहुत अच्छे से क्लियर करा था वीडियो में। बुर्ज होम देखते ही मेरे हिसाब से आंसर आ रहे होंगे। जो बच्चा रेगुलर, जिसने मेरी क्लास देखी होंगी और जिसने सिंसियर होकर पढ़ाई करी होगी, वो सीधे सीधे आंसर बता रहा होगा। मैंने इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया। अब ये नहीं होता यार, एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, फिर तुम पढ़ लो कहीं पढ़ लो, किससे पढ़, कोई नंबर नहीं आने वाला। नंबर लाना है तो दब के मेहनत, है ना, इतनी मेहनत करो कि ऊपर वाला भी देखे भाई बच्चे ने अपने आप को मेहनत कर करके तोड़ दिया है अच्छे से, और ऊपर वाला जरूर आपकी मेहनत देखता है। इतनी मेहनत कर दो। ऐसी वीडियो को इस तरीके से देखो, इतना अपना पढ़ो, इतना टाइम निकालो कि इस बार नंबर हर हालत में हमारा आना चाहिए। ठीक है बच्चों, खूब मेहनत करो यार। देखो मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो हम चाहते हैं अगर आप सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा भी नाम हो जाएगा, है ना। इतनी सी इच्छा है बस, पर आप लोग मेहनत से पढ़े, दब कर पढ़े, कमी ना करें। ठीक है, तो बुर्ज होम वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर दी सारी चीजें मैंने। तो गर्त आवास बताया था, गड्ढा खोद कर जो घर बनाते थे उन्हें गर्त आवास कहते थे। तो कहाँ से मिले? बुर्ज होम से मिले। आप लोग लगभग 38 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये वाला रहन जाए, अभी हम 5 अंक का पढ़ाएंगे, वहां डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय, शैलाश्रय मतलब शैलाश्रय, जो गुफाओं के चित्र से वो शैलाश्रय का मतलब था शैलाश्रय, ये शैलाश्रय है बच्चों। शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य मिले लेखिया। आपसे बताया था मैंने, लेखिया को बच्चे ने जिक्र किया था। तो सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य कहां से मिले? लेखिया से मिले हैं। याद रखें, कहां से? लेखिया से। नेक्स्ट, इसको भी आप रहन देंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसे मैं बड़ा कर लेता हूं। बस 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, है ना। इतने जो वीडियो पोज करके देख ले आएगा। देखना बच्चों, ये ठीक दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को? हाँ भाई, देखो जरा ठीक दिख रहा है क्वेश्चन। अभी रुक जाओगे, उधर हो जाएगा, गोल्डन के लिए होगा ना। अब देखो ठीक दिख रहा है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके अधीन कार्य करता है? मतलब कि जो पुरातत्व विभाग है ना, वो भारत सरकार किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय का। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। ये एक्स्ट्रा चीज है तो पता नहीं चाहिए। जो संस्कृति मंत्रालय होता है उसके अधीन ही पुरातत्व विभाग अपना काम करता है, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखवा रखा था मैंने, अच्छे से मुझे याद है, एक वीडियो में मैंने पढ़ाया था। पुरातत्व का जनक था अलेक्जेंडर कनिंघम। जो भारतीय पुरातत्व के जनक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। देख एक बार सॉरी, ब्लर तो नहीं हो रहा। पुरातत्व के जनक ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ये ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्हें बंगाल में इंजीनियर नियुक्त किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को बंगाल में, अलेक्जेंडर कनिंघम बंगाल में एक इंजीनियर नियुक्त किया था, और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यानी खुदाई की जो चीजें शुरुआत करी हैं वो इन्होंने ही, इन्हीं के संपर्क में शुरू हुई थी, इसलिए इन्हें कहा गया भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। गलत मत करना, पता चला रेलवे में पहले नंबर का क्वेश्चन पढ़ा कि भारतीय पुरातत्व का जनक, तो सीधा लगाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। 1814 से 1893 आसपास इनका कार्यकाल रहा था, अलेक्जेंडर कनिंघम। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका आंसर है बच्चों भोपाल। अच्छा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ना, इसका नाम हम चेंज कर दिया, इसका नाम बदल के रख दिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। लिख लेंगे नोट करके। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। और आज राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का जो नाम बदल कर रखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये मैंने नोट करवा दिया, लिख लेना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और है कहाँ पर? ये भोपाल में है। बस बच्चों, फिनिश होता है हमारा। ये वही आ गया, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी। अच्छा, एक छोटा रह गया क्वेश्चन। जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए थे मैंने लगभग सारे करा दिए, अभी बताया था। ये देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। तो जो मानव संग्रहालय था उसका नाम बदल कर दिया इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, और ये है कहाँ पर? भोपाल में है।
तो यहाँ पर हमारे टोटल 45 के आसपास कुछ क्वेश्चंस मैंने छुड़वाए हैं। जैसे मैं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता पढ़ा दूंगा आप लोगों को, तो फिर शुरू करना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा बच्चों आदि ऐतिहासिक काल पे। और उसी आदि ऐतिहासिक काल में जो हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल, जिसमें हमने नवपाषाण काल पढ़ लिया है। और नवपाषाण काल के बाद हम एंट्री कर जाएंगे सीधा, सॉरी, अब हम जो एंट्री करेंगे ताम्रपाषाण, और ताम्रपाषाण से ही हम एंट्री करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो नए वीडियो के साथ मिलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ मिलते हैं, और उसे पूरा कराने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जैसे इस प्रकार से करें हमने। अब आप लोग इन 40-42 क्वेश्चन को जो भी है अच्छे से देखें, ध्यान से पढ़ें, याद करें और मेहनत करें जब करके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।